हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्पित और आपका स्वागत है लॉर्ड्स ऑफ लिटरेचर पर। दोस्तों, आज हम जिस बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम को डिस्कस करेंगे वो है रॉबर्ट ब्राउनिंग की माई लास्ट डचेस। माई लास्ट डचेस को इंग्लिश लिटरेचर में ड्रामेटिक मोनोलॉग की वन ऑफ द बेस्ट पोएम माना जाता है। ये पोएम पहली बार 1842 में ब्राउनिंग की बुक ड्रामेटिक लिरिक्स में पब्लिश हुई थी। ड्रामेटिक मोनोलॉग एक ऐसी नैरेटिव पोएम होती है जो सिर्फ एक कैरेक्टर के द्वारा ही बोली जाती है। इस पोएम को शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड के बारे में भी जान लेना जरूरी है। तो इस पोएम में जो कैरेक्टर जो बोल रहा है वो ड्यूक है, और ये ड्यूक अल्फांसो सेकंड द फिफ्थ ड्यूक ऑफ फेरारा है। फेरारा इटली में एक जगह है, जो अपनी वाइफ ल्यूक्रेजिया की 17 साल की उम्र में डेथ हो जाने के बाद रोमन एम्परर फर्डिनेंड फर्स्ट की बेटी बारबरा से शादी करना चाहता है। इस पोएम में मौजूद दूसरा कैरेक्टर निकोलस माड्रूस है, जिसे रोमन एम्परर की तरफ से इस शादी को अरेंज करने की जिम्मेदारी दी गई है। तो आइए चलिए पोएम शुरू करते हैं। दैट्स माई लॉस्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल। तो ये जो माड्रूस है ये उसके महल में आया है और दोनों एक कमरे में बैठकर बातचीत कर रहे हैं, और यहाँ पर ड्यूक अपनी पेंटिंग दिखा रहा है अपनी वाइफ की। दैट्स माई लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल। यह मेरी आखिरी पत्नी है जिसकी पेंटिंग दीवार पर लगी हुई है। लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव, और ऐसा लग रहा है जैसे कि वह जीवित है, यानी इतनी सजीव पेंटिंग है। आई कॉल दैट पीस अ वंडर नाउ, और मैं इसे कला का अद्भुत नमूना कहता हूँ। फ्रा पेंडोल्स हैंड्स। फ्रा पेंडोल्फ वो पेंटर है जिसने इस पेंटिंग को बनाया है। ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है। तो फ्रा पेंडोल्स हैंड्स वर्कड बिजली अ डे, यानी फ्रा पेंडोल्फ ने दिन भर बिजी रहकर ये पेंटिंग बनाई। एंड देयर शी स्टैंड्स, और अब वो आपके सामने है। विल नॉट प्लीज यू सिट एंड लुक एट हर। क्या आप बैठकर इसे देखेंगे नहीं? आई सेड फ्रा पेंडोल्फ बाय डिजाइन। मैंने फ्रा पेंडोल्फ का नाम जानबूझकर लिया है। फॉर नेवर रीड स्ट्रेंजर्स लाइक यू दैट पिक्चर काउंटेनेंस, यानी ऐसे स्ट्रेंजर जो पहली बार इस पेंटिंग को देखते हैं। द डेप्थ एंड पैशन ऑफ इट्स अर्न्स ग्लांस। उन्हें उसकी आंखों में जो डेप्थ है, पैशन है, और जो इनके चेहरे पर भाव है, उसे देखकर वो क्या करते हैं? बट टू माई सेल्फ इफ दे टर्न, और वो क्या करते हैं? वो मेरी तरफ मुड़ जाते हैं, और ऐसा लगता है एंड सीम एज दे वुड आस्क मी, और ऐसा लगता है जैसे कि वो मुझसे पूछना चाहते हैं। इफ दे डस्ट, अगर उनमें साहस हो, क्योंकि ये ड्यूक है, इससे हर कोई कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। तो अगर उनमें साहस हो तो वो ऐसा लगता है कि मुझसे पूछना चाहते हैं। हाउ सच ए ग्लांस केम देयर सो, कि इस तरह का भाव कैसे इनके चेहरे पर आया, यहाँ पर कैसे इस तरह का भाव आया। नॉट द फर्स्ट आर यू टू टर्न एंड आस्क दस। तो आप पहले व्यक्ति नहीं हैं जो इस तरह का सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं। देखिए, एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, इसलिए ड्यूक खुद ही क्वेश्चन अपने सामने इनवाइट कर रहा है, और वो खुद ही इनके जवाब देगा, क्योंकि सब कुछ उसे ही बोलना है। जो काउंट आया है उसके दरबार में, वो कोई भी कुछ भी बोलेगा नहीं। तो ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा कि कैसे इस तरह का भाव इनके चेहरे पर आया है, और अब वो खुद ही जवाब देगा। सर, it was not her husband's presence only called that spot of joy into the duchess cheek। यानी कि ये केवल उसका हस्बैंड का प्रेजेंस ही नहीं है जो इस तरह का स्पॉट ऑफ जॉय, यानी इस तरह की खुशी डचेस के चेहरे पर लाता था। परहैप्स फ्रा पेंडोल्फ चांस टू से, हो सकता है कि फ्रा पेंडोल्फ ने उससे कहा हो। हर मेंटल लैप्स ओवर माई लेडीज रिस्ट टू मच, कि माई लेडी, आपका मेंटल, मेंटल मतलब गाउन होता है, तो आपका जो मेंटल, जो उन्होंने ड्रेस पहनी हुई है, आपके रिस्ट पर कुछ ज्यादा ही आ गया है। और पेंट मस्ट नेवर होप टू रिप्रोड्यूस द फेंट हाफ फ्लश दैट डाइज अलोंग हर थ्रोट। या फिर वो ये कह रहा है कि मैं पेंट से कभी भी उस इफेक्ट को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता हूँ, दोबारा उसको नहीं बना सकता हूँ, जैसी लालिमा आपकी गर्दन पर, थ्रोट पर यानी आपकी गर्दन पर छाई हुई है। सच स्टफ वॉज कर्टसी, शी थॉट, एंड कॉज एनफ फॉर कॉलिंग अप दैट स्पॉट ऑफ जॉय। तो इस तरह की जो कर्टसी की जो बातें होती हैं वो पर्याप्त हैं उसके चेहरे पर, यानी माई डचेस के चेहरे पर स्पॉट ऑफ जॉय लाने के लिए। यानी इस तरह की बातों से वो आसानी से जो है, इस तरह की बातों से उसके चेहरे पर ऐसा भाव आ जाता है। शी हैड ए हार्ट, उसके पास एक दिल है। ये अपनी वाइफ के बारे में कह रहे हैं, लास्ट डचेस के बारे में कह रहे हैं कि उसके पास एक दिल है। हाउ शैल आई से, और मैं कैसे कहूँ। टू सून मेड ग्लैड, जो बहुत ही
जल्दी खुश हो जाता है। टू ईजली इम्प्रेस्ड, और बड़ी ही आसानी से वो इम्प्रेस हो जाता है। शी लाइक्ड वॉट एवर शी लुकड ऑन, और वो जो कुछ भी देखती है उसे पसंद करती है। एंड हर लुक्स वेंट एवरीवेयर, और उसकी निगाहें हर तरफ जाती हैं। सर दैट वॉज ऑल अलोन, और वो जो कुछ भी देखती है सब उसके लिए एक ही जैसा है। अब देखिए ये बता रहा है अपनी वाइफ के बारे में कि किस तरह से वो हर चीज को एक ही नजर से देखती है, सारी चीजें उसके लिए बराबर ही हैं। माई फेवर एट हर ब्रेस्ट, यानी जब मैं उसके साथ प्यार करता हूँ। द ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट, या फिर जब पश्चिमी क्षितिज पर सूरज की किरणें पड़ती हैं। द बो ऑफ द चेरीज सम ऑफिशियस फूल ब्रोक इन द ऑर्चर्ड फॉर हर, या फिर कोई मूर्ख व्यक्ति जब उसके लिए चेरी की टहनियां बगीचे से तोड़कर लाता है। द वाइट म्यूल शी रोड विद द विद राउंड द टेरेस, या फिर जिस वाइट म्यूल पर वो बैठकर टहलती है। ऑल एंड ईच वुड ड्रॉ फ्रॉम हर अलाइक द अप्रूविंग स्पीच, वो सभी चीजें उसके लिए समान रूप से अप्रूविंग स्पीच लाती हैं, यानी इन सभी चीजों को वो समान रूप से अप्रूव करती है। और ब्लश एटलीस्ट, या फिर कम से कम वो मुस्कुराती जरूर है। ब्लश मतलब एक तरह से शर्मा के मुस्कुराना। तो वो इन सभी चीजों को या तो अप्रूविंग स्पीच देती है या फिर वो ब्लश करके मुस्कुराती है। शी थैंक्ड मैन गुड, वो लोगों को धन्यवाद देती है, अच्छा है। बट थैंक सम हाउ आई नो नॉट हाउ, लेकिन वो पता नहीं कैसे सभी को थैंक करती है और मैं समझ नहीं पाता कि वो ऐसा कैसे करती है। एज इफ शी रैंक्ड माई गिफ्ट, जैसे कि वो मेरे द्वारा दिए गए गिफ्ट को ऑफ 900 years ओल्ड नेम विद एनीबडीज गिफ्ट, जैसे कि वो समान ही मान रही हो मेरे द्वारा दिए गए 900 साल पुराने नाम को किसी दूसरे के द्वारा दिए गए गिफ्ट के बराबर ही समझती है। तो देखिए यहाँ पर एक तरह से जो ड्यूक है वो अपनी खानदान का बखान कर रहा है कि मेरा खानदान 900 साल पुराना खानदान है और मैंने उससे शादी करके उसके ऊपर इतना बड़ा एहसान किया है, उसे इतना बड़ा तोहफा दिया है कि इस खानदान से जोड़ा है, और वो मेरे द्वारा दिए गए इस बहुत बड़े गिफ्ट को भी बाकी लोगों के गिफ्ट के बराबर ही समझती है। Who would stoop to blame this sort of trifling, और कौन अपने स्तर को इस तरह से गिराएगा, इस तरह की बातों को ब्लेम करके, यानी इस तरह की बातें करके कौन अपने स्तर को गिराएगा। तो देखिए एक बात तो क्लियर है कि वो काफी नाराज है और एक तरह से काफी जलस महसूस कर रहा है डचेस की वजह से, उसके व्यवहार की वजह से जो वो सबसे समान व्यवहार करती है। लेकिन वो अपना एक तरह से ये भी दिखाना चाह रहा है कि मैं इस तरह की बातें करके अपने स्टैंडर्ड को गिराना नहीं चाहता हूँ। इवन हैड यू स्किल इन स्पीच, अगर आप बातचीत करने में बहुत निपुण भी हैं, विच आई हैव नॉट, जो कि मैं नहीं हूं, टू मेक योर विल क्वाइट क्लियर टू सच एज वन एंड से, तो अगर आप बहुत निपुण भी हैं और अगर आप अपने आप को क्लियर करें, अपनी बातों को कहें भी, जस्ट दिस और दैट इज यू डिसगस्ट मी, कि तुम्हारी ये जो बातें हैं वो मुझे डिसगस्ट करती हैं, यानी मुझे नापसंद है। हियर यू मिस और देयर एक्सीड द मार्क, तुम यहाँ पर गलती कर रही हो या फिर यहाँ पर अपनी लिमिट क्रॉस कर दे रही हो। एंड इफ शी लेट हरसेल्फ बी लिसन, तो वो क्या करेगी, वो अपने आप को, ऐसा नहीं है कि वो प्रतिरोध करेगी, बल्कि अगर मैं उससे ऐसा कहूंगा भी तो वो अपनी गलतियों को स्वीकार करेगी। नॉट प्लेनली सेट हर विट्स टू योर्स फॉल्सूद एंड मेड एक्सक्यूज, बल्कि वो मेरी बात को वो स्वीकार भी करेगी और वो माफी भी मांगेगी। इवन देन वुड बी सम स्टॉपिंग स्टूपिंग, तो अगर ऐसा भी होगा तब भी ये एक तरह से अपने स्तर को गिराना ही है। एंड आई चूज नेवर टू स्टूप, और मैं कभी भी अपने स्तर को नहीं गिराता हूं। ओ सर शी स्माइल्ड, फिर वो कह रहा है काउंट से कि वह मुस्कुराती है। नो डाउट वेन एवर आई पास हर, जब भी मैं उसके पास से गुजरता हूँ नो डाउट वो मुस्कुराती है। बट हु पास विदाउट मच द सेम स्माइल, लेकिन ऐसा कौन है जो उसके पास से गुजरता हो और उसको यही मुस्कान ना मिलती हो। तो देखिए कि ये ड्यूक काफी ज्यादा जेलस है। और फिर वो क्या कर रहा है, दिस ग्रीव, और यानी कि जो डचेस थी उसकी ये आदत और भी बढ़ती गई। आई गिव कमांड्स, और फिर मैंने आदेश दिए, क्या आदेश दिए होंगे, इन चीजों को रोकने के। देन ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर, और फिर ये सारी स्माइल जो है वो एक साथ रुक गई। देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर का मतलब है कि स्माइल रुक गई, और क्या है, देयर शी स्टैंड्स
एज इफ अलाइव, और अब वो सामने खड़ी है जैसे कि वो जीवित हो। तो ये जो पिछली लाइन थी, देन ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर, इससे ये पता चल रहा है कि जो डचेस थी उसकी डेथ हो चुकी है। यहाँ कहीं क्लियरली नहीं बताया गया है कि उसकी डेथ हो गई है, बल्कि इसी लाइन से पता चल रहा है कि उसकी सारी स्माइल्स रुक गई, सारी मुस्कुराहटें रुक गई, इसका मतलब कि उसकी डेथ हो गई। विल नॉट प्लीज यू राइज, अब ये आगे डचेस की बात हो गई, अब ये आगे बात कर रहे हैं और ड्यूक काउंट से कह रहा है विल नॉट प्लीज यू राइज, की क्या अब आप उठेंगे नहीं, वी विल मीट द कंपनी बिलो देन, और जो लोग नीचे हमारा इंतजार कर रहे हैं हम चल के उनसे मिलेंगे। आई रिपीट द काउंट, और काउंट से ये कह रहा है कि मैं इस बात को दोहराता हूं कि योर मास्टर्स नोन म्यूनिफिसेंस इज एम्पल वारंट दैट नो जस्ट प्रिटेंस ऑफ माइन फॉर डॉवरी विल बी डिसअलाउड। तो ये कह रहा है कि आपके जो स्वामी हैं, जो आपके मालिक हैं, वो बड़े ही समृद्ध हैं, और मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि जो मेरी डावरी की यानी जो मेरी दहेज की डिमांड है वो डिसअलाउ नहीं की जाएगी। दो हिज फेयर डॉटर सेल्फ एज आई अवॉर्ड एट स्टार्टिंग इज माई ऑब्जेक्ट, जबकि मैं इस बात को क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो उनकी फेयर डॉटर है केवल उनसे शादी करना ही मेरा ऑब्जेक्टिव है। लेकिन देखिए अब ये ऐसा भी दिखा रहा है कि मैं केवल उनकी बेटी से शादी करना चाहता हूं, और साथ ही ये भी कह रहा है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी जो दहेज की डिमांड है उसको भी डिसअलाउ नहीं किया जाएगा। तो आप इसके जो एक किस्म का लालच है वो भी यहाँ पर सामने आ रहा है। ने वी विल गो टुगेदर डाउन सर, तो देखिए क्योंकि ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है तो इसमें केवल ड्यूक ही बोलेगा, काउंट कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन इस लाइन से ऐसा लग रहा है जैसे कि काउंट ने कहा हो कि सर आप आगे आगे चलिए और मैं आपके पीछे आ रहा हूँ, क्योंकि मैं तो केवल एक काउंट हूँ तो हम दोनों साथ नहीं चल सकते हैं, तो आप आगे चले, मैं आपके पीछे आ रहा हूँ। लेकिन उसके जवाब में जो ड्यूक है वो कह रहा है कि नहीं, हम साथ साथ नीचे चलेंगे। फिर दोनों जाने लगते हैं और नोटिस नेपच्यून दो, और रास्ते में वहां एक कोई मूर्ति रहती है जिसे देखकर ड्यूक काउंट से कहता है कि आप इस नेपच्यून को नोटिस करिए, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। और टेमिंग अ सी हॉर्स, जो कि क्या कर रहा है, एक सी हॉर्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। नेपच्यून समुद्र का देवता है और सी हॉर्स का मतलब समुद्र की लहरें, तो समुद्र का देवता समुद्र की लहरों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है उस मूर्ति में। थॉट अ रैरिटी, और ये भी जो है क्या है, ये एक रैरिटी है, यानी ये भी एक बहुत विलक्षण कला का नमूना है। विच क्लॉज ऑफ इंसबर्ग कास्ट इन ब्रॉन्ज फॉर मी, जिसे क्लॉज ऑफ इंसबर्ग कोई मूर्तिकार है, जिस तरह से फ्रॉ पेंडोल्फ एक पेंटर था, तो उसी तरह क्लॉज ऑफ इंसबर्ग कोई मूर्तिकार है जिसने मेरे लिए इसको ब्रॉन्ज में ढाला है, कांसे में ढालकर ये मूर्ति बनाई है। तो एक तरह से ये भी दिखा रहा है कि ड्यूक कि मैं कला को और कलाकारों को संरक्षण प्रदान करता हूं, तो एक तरह से यहाँ पर भी वो अपना बड़प्पन दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये पोएम आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और अब तक आपने ये चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।